नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान वर्सेस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था वो दिन प्रतिदिन और ज़्यादा गहराता जा रहा है और ज़्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है दोस्तों। और इसके इंटेंसिटी और इसके स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फिलहाल कनाडा के अंदर G7 नेशंस का यहाँ पे मीटिंग चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। और इस मीटिंग को छोड़कर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका लौट आए हैं यहाँ पे और बाकायदा यहाँ पे वो ईरान के अगेंस्ट स्टेटमेंट रिलीज करना शुरू कर दिए हैं कि ईरान को हर कोशिश पर यहाँ पे जो अमेरिका के साथ उनका न्यूक्लियर डील साइन था यहाँ करना था उसको जरूर से करना होगा, अदरवाइज एक तरीके से जो ईरान का तेहरान वगैरह सब है उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा वगैरह दोस्तों यहाँ पे। तो जिस प्रकार से यहाँ पे ईरान जो है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दोस्तों, नेचुरल गैस के लिए और साथ में क्रूड ऑयल के लिए भी दोस्तों यहाँ पे। और साथ में अगर जो आप इतने बड़े देश पर अगर जो इस प्रकार का बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो वो दुनिया भर के लिए जो एक तरीके से एक तो ग्लोबल सिक्योरिटी है ये तो रिस्क में आएगा ही, साथ में ट्रेड भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है और एक तरीके से कह लीजिए कि जो एनर्जी का रिलायमेंट है बाकायदा ऑयल और गैस पर ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। और इससे इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये जो वॉर है या फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अपने 5वें दिन के अंदर एंटर कर चुका है और बाकायदा यहाँ पे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $75 पर बैरल तक पहुँच चुका है यहाँ पे। और जो एक तरीके से एक्सपर्ट है उनका मानना है कि ये जो प्राइस में हाइक देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल का ये $150 पर बैरल या फिर $200 पर बैरल तक भी पहुँच सकता है यहाँ पे। ऐसे में इंडिया जैसे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो इंडिया है वो अपने जो भी एक तरीके से कंजप्शन का चाहे वो आप एक तरीके से कह लीजिए कि गैस ले लो या ऑयल ले लो यहाँ पे 80% से ज़्यादा जो इंडिया है दोस्तों वो बाकायदा यहाँ पे दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो चंक है वो ईरान से भी एक तरीके से इंपोर्ट किया जाता है बाकायदा यहाँ पे। एक तरीके से तो ईरान तो उलझ ही गया है और बाकायदा यहाँ पे कई सारे जो स्ट्रेट है दोस्तों जहाँ से ट्रेड का एक तरीके से आवागमन वगैरह होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित होने वाला है। तो थोड़ा सा अगर जो कॉन्टेक्स्ट की बात करें यहाँ पे कि आखिरकार जो इजराइल है वो लगातार क्यों यहाँ पे ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया जा रहा है और इसके बदले में ईरान एक तरीके से इजराइल के ऊपर भी एक तरीके से स्ट्राइक किया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि इजराइल को अंदेशा नहीं था कि ईरान रिटेलिएशन में इतना बड़ा अटैक कर सकता है, लेकिन ईरान भी एक तरीके से कहिए कि लगातार स्ट्राइक किया जा रहा है प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेंगे क्योंकि जो स्ट्राइक स्टार्ट किया गया वो इजराइल के द्वारा किया गया यहाँ पे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो यूरेनियम 235 है अगर जो इसको इनरीच कर लिया जाता है 90% तक, तब एक तरीके से कहिए कि दोस्तों इसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाता है जिसके हेल्प से आप एक तरीके से पूरा का जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह है वो एक तरीके से बना सकते हो। तो बाकायदा यहाँ पे ईरान के अंदर कई सारे ऐसे फैसिलिटी है जहाँ पे जो ये यूरेनियम है उसको इनरीच किया जा रहा है, इसके प्योरिटी लेवल को यहाँ पे दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे एक तरीके से रिपोर्टेडली जो ईरान है वो एक तरीके से कहिए कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत यूरेनियम को 60% से ज़्यादा तक एक तरीके से प्यूरिफाई कर चुका है दोस्तों यहाँ पे और काफ़ी करीब पहुंच चुका है ईरान कि जो एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन ग्रेड का जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वहां तक इसको लेके जा सके, जो कि 90% है यहाँ पे। और इस चीज़ को जो इजराइल है वो एक तरीके से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है यहाँ पे, क्योंकि उसका ये पड़ोसी मुल्क है और अगर जो पड़ोसी मुल्क के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ गया और साथ में यहाँ पे जिस प्रकार से इस्लामिक रिवोल्यूशन ईरान के अंदर हुआ है 1979, उसके बाद से कभी भी ईरान और इजराइल के बीच में बनता नहीं है दोस्तों। भले ही दोनों देश एक तरीके से आपस में डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एक तरीके से कई सारे ऐसे हैं जैसे सीरिया वगैरह हो गया या फिर जॉर्डन वगैरह हो गया, यहाँ पे एक तरीके से जो ईरान का प्रॉक्सी वगैरह है जैसे हिजबुल्लाह आपने नाम सुना होगा, उसके साथ जो इजराइल है लगातार कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ रहता है दोस्तों यहाँ पे। और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हवाला देते हुए बाकायदा यहाँ पे जो इजराइल है उसने कई सारे जो स्ट्रैटेजिक बाकायदा यहाँ पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह था वहाँ पे तो अटैक किया गया है, साथ में यहाँ पे जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है या फिर जो गैस स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे भी इजराइल के द्वारा स्ट्राइक किया गया। और साथ में यहाँ पे जो टॉप कमांडर है मिलिट्री वगैरह के, एयरफोर्स वगैरह के और साथ में ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो टॉप साइंटिस्ट है उनका भी एक तरीके से यहाँ पे इजरायली ऑपरेशन के अंदर जाने जा चुके हैं दोस्तों। बाकायदा जो आप मेरे पीछे जो स्मोक उठता हुआ देख रहे हो ये बाकायदा ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर एक ऑयल स्टोरेज जो फैसिलिटी है वहाँ पे जब एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा तो यहाँ पे पूरा ये फैसिलिटी बर्बाद हो गया दोस्तों यहाँ पे। इसी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अगर जो इमीडिएट बेसिस पर अगर जो दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, जो कि एक तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, क्योंकि G7 के अंदर जो मीटिंग हो रहा है उसमें एक तरीके से ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के आने के पहले ही बाकायदा यहाँ पे अमेरिका का लीव आउट कर जाना यहाँ पे है ना, क्योंकि अमेरिका बचना चाह रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल दुनिया में जग जाहिर है कि जो अमेरिका है वो इसराइल को बैक चैनल से सपोर्ट करता ही करता है दोस्तों यहाँ पे, और बाकायदा ईरान को धमकी भी देता जा रहा है। और ये जो भी इसराइल ने भी जो ये वॉर स्टार्ट किया
या फिर जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया बाकायदा यहाँ पे राइजिंग लाइन करके, वो बाकायदा यहाँ पे जब ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो डील वगैरह हो रहा था वो बाकायदा यहाँ पे ब्रेक कर गया दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी आ सके या फिर न्यूक्लियर वेपन कभी इन फ्यूचर ईरान के अंदर होगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन अगर जो आप ओबामा की कार्यकाल में जाइए यहाँ पे तो उस वक्त जो अमेरिका है वो ईरान के साथ एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन जो पैक्ट है उसको साइन किया था दोस्तों यहाँ पे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप अपने फर्स्ट टेन्योर के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो बाकायदा यहाँ पे ये जो उनके बीच में टाई अप हो रखा था अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उसको ब्रेक कर दिया जाता है। और बाकायदा यहाँ पे तब से जो है ईरान और अमेरिका के बीच में बन नहीं रहा और कई सारे जो सैंक्शंस है वो भी इम्पोज कर दिए गए हैं ईरान के ऊपर बाकायदा दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो इजराइल ईरान वॉर एंड इट्स ग्लोबल इंपैक्ट, राइजिंग टेंशन थ्रेटन ट्रेड सिक्योरिटी। तो बाकायदा यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी एक बड़े लेवल पे प्रभावित होने वाला। अगर जो आपको हम थोड़ा सा मैप की ओर लेकर चले दोस्तों यहाँ पे, तो बाकायदा आप यहाँ पे देख पाओगे है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो मिडिल ईस्ट है, हाँ जो आप यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि इधर आपका रहा ये इजराइल रहा और बाकायदा यहाँ पे आपको इधर ईरान दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे, और ईरान की राजधानी तेहरान। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ ये जो हॉर्मुज आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें थोड़ा सा और अगर जो इलाज करके देख पाए तो हाँ बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि बाकायदा यहाँ पे पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को एक तरीके से जोड़ता है, और इसी स्ट्रेट के थ्रू बाकायदा यहाँ पे 20% जो ग्लोबल ट्रेड है वो यहीं से होकर जाता है दोस्तों यहाँ पे। और ऑयल ट्रेड देखें तो 25%, और बहुत बड़ा जो चंक है इंडिया के अंदर जो ऑयल या फिर नेचुरल गैस वगैरह LPG वो पहुँचता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होकर पहुँचता है। तो बाकायदा यहाँ पे जो ईरान है वो भी अब धमकी देने लगा है कि अगर जो इजराइल वो अगर जो स्ट्राइक को नहीं रोकता है, बाकायदा बॉम्बार्डमेंट को नहीं रोकता है यहाँ पे, तो फिर बाकायदा यहाँ पे जो ईरान है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, और साथ में जो सुएज कैनाल वगैरह है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो देख सकते हो कि दुनिया भर में जो एक तरीके से फ्यूल का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, और फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा दोस्तों तो इवेंचुअली यहाँ पे सारी चीज़ के जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाले हैं यहाँ पे। और इसका साफ साफ जो रिफ्लेक्शन है वो बाकायदा यहाँ पे जो दुनिया भर के इमर्जिंग नेशंस का जो स्टॉक मार्केट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता हुआ जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो देश जो है क्राइसिस के अंदर जाने वाला है। बाकायदा देख सकते हो द ऑनगोइंग इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट कुड ट्रिगर ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, एक बड़े स्केल पर आ सकता है यहाँ पे। स्पाइक ऑयल प्राइसेस जो कि 8% से ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ चुका है और $75 पर बैरल तक पहुंच चुका है। डिसरप्ट ट्रेड रूट, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे सुएज कैनाल का हो सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वगैरह का हो सकता है, वो एक तरीके से कंप्लीट ब्लॉकेड हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए कि ऑयल और नेचुरल गैस LPG वगैरह सबका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाएगा। एंड स्ट्रेन डिप्लोमेटिक रिलेशन, और साथ में जो मिडिल ईस्ट है वो एक तो बहुत बड़े केओस के अंदर एक तरीके से चला जाएगा, और साथ में यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है वो एक तरीके से एक बार फिर से वॉर जोन में यहाँ पे तब्दील होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि दोनों कंट्री के द्वारा यहाँ पे ईरान और इजराइल के द्वारा यहाँ पे बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने जाना कि कई सारे जो तेहरान वगैरह का है या फिर कई सारे जो सिटी है वहाँ पे ये किया गया, फोर्दोव हो गया, नतांस हो गया वगैरह, ये सब जो न्यूक्लियर फैसिलिटी वहाँ पे तो किया ही गया दोस्तों। और साथ में यहाँ पे जो फोर्दोव है वहाँ पे जब ये ट्रैक किया गया तो बाकायदा 2.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप भी देखने को मिला यहाँ पे, जो कि एक तरीके से कहिए कि टेक्टोनिक प्लेट की वजह से नहीं हुआ, ये बाकायदा यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर यहाँ पे देखने को मिला यहाँ पे। और बाकायदा यहाँ पे साथ में जो ईरान है उसने भी ऑपरेशन प्रॉमिस के तहत यहाँ पे जो इसराइल का फाइनेंशियल कैपिटल है तेल अवीव, वहाँ पे भी कई सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे अटैक यहाँ पे इनके द्वारा किया गया। तो बाकायदा जो देख सकते हो कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार एस्केलेट करता जा रहा है, क्योंकि ईरान का एक तरीके से सालों पुराना बाकायदा इनका एक सपना था कि ईरान के पास बाकायदा ये न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी आ सके दोस्तों यहाँ पे, लेकिन बाकायदा अमेरिका इजराइल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ पे, है ना। तो बाकायदा देख सकते हो ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल वॉर अगेंस्ट ईरान, तो जो इजराइल ने और ईरान के अगेंस्ट जो वॉर लॉन्च किया उसका नाम इन्होंने क्या रखा है दोस्तों, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन वाज लॉन्च इन द अर्ली आवर ऑफ जून 13। देख सकते हो कि आज 17 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, तो 5वें दिन के अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर चुका है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो कि इसराइल के द्वारा मैसिव एयर और मिसाइल स्ट्राइक मल्टीपल स्ट्रैटेजिक जो टारगेट है ईरान के अंदर वहाँ पे किया गया, जिसमें इंक्लूड है नतांज का न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्दोव का न्यूक्लियर
साइट और साथ में यहाँ पे जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन का जो कमांड सेंटर है दोस्तों, जहाँ पे कई सारे सीनियर ऑफिशियल को मारा गया, बाकायदा मिलिट्री बेसिस हो गया, एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर्स हो गया, बैलिस्टिक मिसाइल डिपोट हो गया, या फिर पार्चिन मिसाइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया, एयर डिफेंस रडार हो गया, मिसाइल साइट हो गया। ये हर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे हैवी एयर स्ट्राइक यहाँ पे इजराइल के द्वारा किया गया दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा जो ईरान का कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, रडार सिस्टम है, वो बाकायदा यहाँ पे इजराइल ने जैम आउट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ना केवल एयर स्ट्राइक किया गया इजराइल के द्वारा, साथ साथ में बड़े स्केल पर साइबर वॉर भी यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों यहाँ पे ना, तो साइबर अटैक किया गया और बाकायदा कई सारे जो एक तरीके से कम्युनिकेशन के सिस्टम है उसको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया गया यहाँ पे। और साथ में ऐसा लग रहा था कि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने भी एक तरीके से बड़े स्केल पर रिटेलिएट करता हुआ देखने को मिला है दोस्तों। द एयर अटैक वर प्रिसीडेड बाय इजरायली ड्रोन स्ट्राइक ऑन प्राइवेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड पब्लिक ऑफिसेस इन तेहरान एंड अदर सिटीज व्हिच सक्सीडेड इन असैसिनेटिंग सम ऑफ टॉप ईरानियन मिलिट्री कमांडर न्यूक्लियर साइंटिस्ट। देख सकते हो कि जो टॉप के यहाँ पे ईरानियन मिलिट्री कमांडर है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, वो सब यहाँ पे उनका असैसिनेट कर दिया गया यहाँ पे इस इजराइल के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे बिल्कुल जग जाहिर है कि जो इजराइल है उसको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है बाकायदा जो वेस्टर्न नेशन है दोस्तों यहाँ पे, यूरोप हो गया, अमेरिका वगैरह हो गया यहाँ पे। तो इजराइल इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि इनको खुला छूट एक तरीके से मिला हुआ है। ये बाकायदा कभी सीरिया के अंदर जो असाद का गवर्नमेंट है उसको इन्होंने गिरा दिया, लगातार गाजा के अंदर लगातार इन्होंने हैवी बॉम्बिंग किया, अब ईरान को भी नहीं बकस रहे बाकायदा यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो इजराइल है उसको तो सफलतापूर्वक एक तरीके से सपोर्ट मिलता है और अमेरिका तो बिल्कुल इनके पीछे है ही दोस्तों यहाँ पे। साथ में यहाँ पे जो हौतीज वगैरह हो गया या जो हिजबुल्लाह वगैरह हो गए जिनके साथ बाकायदा इजराइल का बनता नहीं है, तो इसको लेकर भी ईरान के ऊपर ये अटैक किया गया यहाँ पे, है ना, क्योंकि कई सालों से जो ये प्रॉक्सी ग्रुप है वो इजराइल के साथ उलझे हुए थे बाकायदा। और साथ में सक्सेसफुली जो असाद का गवर्नमेंट है सीरिया के अंदर वो भी यहाँ पे इजराइल ने ही यहाँ पे गिराया, विच वर परसीव्ड टू बी फंक्शनिंग एज ए रीजनल प्रॉक्सी ऑफ ईरान। तो देख सकते हो यहाँ पे कि जो सीरिया हो गया एक तरीके से ईरान के लिए एक प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा था इजराइल के अगेंस्ट, तो बाकायदा सीरिया के अंदर भी तख्ता पलट करवा दिया गया। इट अपीयर दैट इजराइल हैड द टैक्टिक अप्रूवल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर वेस्टर्न कंट्री लाइक यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। तो देख सकते हो यहाँ पे यूके, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका का अगर जो किसी कंट्री को साथ है दोस्तों, तो बाकायदा क्यों ही सोचेगा दो पल के लिए किसी और कंट्री पर अटैक करने से पहले यहाँ पे। इसीलिए जो इजराइल है वो खुला छूट उसको मिला हुआ और लगातार ये अटैक किए जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर जो ईरान का देखें यहाँ पे, तो ईरान को थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे रशिया के द्वारा मिल रहा है और साथ में चाइना को भी बहुत बड़े स्केल पर घाटा हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा जो एक तरीके से ईरान है वो एक एक्सपोर्टर है ऑयल और नेचुरल गैस का चाइना के लिए दोस्तों यहाँ पे। तो चाइना बाकायदा यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट का निंदा किया है और बाकायदा यहाँ पे जो सीरिया है, सीरिया और ईरान का ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो सीरिया के अंदर है दोस्तों। तो इस मामले में जो रशिया है और चाइना है उनका झुकाव थोड़ा बहुत किन की ओर है, ईरान की ओर है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि अमेरिका का इजराइल को लेकर है, जितना कि जर्मनी, फ्रांस का या यूरोपियन यूनियन का इजराइल को लेकर के है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे जो ईरान है वो अलग थलग सा महसूस पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकायदा जो G7 का मीटिंग चल रहा है, अगर जो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पे लिया जा सके तो बाकायदा यहाँ पे ये होल्ड आउट डाउन कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बाकायदा जो एक तरीके से ईरान है जो सबसे बड़ा प्रोग्राम को लेकर चला रहा था उसका तो पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। तो ईरान को भी एक पल को सोच रहा है कि हम आखिरकार इस वॉर में क्यों पीछे हटे, या फिर जो बाकायदा यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा या फिर G7 मीटिंग में जो भी मेंबर्स हुए उनके द्वारा जब आह्वान किया जा रहा है कि इसको सीज फायर कर दिया जाए, तो इसको लेकर ईरान ने वो भी एक तरीके से सहमति जताई है दोस्तों, क्योंकि ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है एक तरीके से हो चुका है। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा G7 की मीटिंग जो कनाडा में हो रहा था उसको छोड़ते हुए उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया अपने ट्रूथ सोशल पर कि बाकायदा जल्द से जल्द यहाँ पे जो बाकायदा ईरान की राजधानी तेहरान है उसको सारे लोग इवैक्यूएट कर दो, जिससे ये एक और डर एक तरीके से पैनिक सिचुएशन बन गया कि बाकायदा अब अमेरिका भी डायरेक्ट एक तरीके से ईरान के अंदर उलझ सकता है दोस्तों और ईरान पर अटैक कर सकता है बाकायदा लेकर। और साथ में यहाँ जो कई सारे 10,000 से ज़्यादा जो भारतीय है वो भी ईरान के अंदर फंसे हुए कई सारे जो स्टूडेंट है वो बाकायदा यहाँ पे जो आर्मेनिया है दोस्तों वो उनके बॉर्डर तक पहुँच चुके हैं ताकि वहाँ से उनको बाकायदा इंडिया बुलाया जा सके यहाँ पे। तो तेहरान एक तरीके से काफ़ी पैनिक सिचुएशन के अंदर आ चुका है बाकायदा। और साथ में यहाँ पे जो अमेरिका है वो भी लगातार ईरान को लगातार धमकी दिए जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ईरान एक बार को एक तरीके से राजी हो गया है कि अगर जो इजराइल अपना एग्रेशन बंद करे तो हम एक तरीके से सीज फायर को लेकर के एक तरीके से सहमति जता सकते हैं। लेकिन इजराइल जो है वो बिल्कुल इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इजराइल बोलकर भी सीज फायर अनाउंसमेंट करने के बाद भी एक तरीके से ये स्ट्राइक कर सकता है जो कि गजा के साथ किया दोस्तों यहाँ पे। तो ईरान भी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इसमें
एस्केपिस्ट जैसा दिख रहा है यहाँ पे कि इजराइल के ऊपर भरोसा वगैरह ऐसा नहीं है यहाँ पे। इट वाज गिवन दैट हैविंग अटैक्ड ऑन ऑक्यूपाइड इराक इन 2003 एंड हैविंग इविक्टेड सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर देन। तो देख सकते हो कि एक लंबा इतिहास रहा है दोस्तों यहाँ पे। वैसे जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था 1979, उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच में काफ़ी एक तरीके से मित्र मुल्क जैसा संबंध था। लेकिन जब से इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है बाकायदा यहाँ पे, और कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, तो बाकायदा जो इजराइल है वो एक जूइश स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ, और जो बाकायदा यहाँ पे जो ईरान है वो एक तरीके से इस्लामिक कंट्री के रूप में हुआ। और इनके काफ़ी ज़्यादा मतभेद यहाँ पे बने हुए हैं। और साथ में सीरिया ले लो, जॉर्डन ले लो, इजिप्ट ले लो, इराक ले लो, और ईरान तो है यहाँ पे। तो ये सब के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कभी भी शांति जैसा माहौल नहीं रहा यहाँ पे। और अगर जो बाकायदा इजराइल अगर जो पीछे हट जाता है, और तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो प्रोलिफिकेशन है दोस्तों, वो उसको हो सकता है कि ईरान और ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ा सके यहाँ पे। तो इसको लेकर इजराइल भी डरा हुआ है यहाँ पे। तो लगातार अगर जो इजराइल पूरी तरह से इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को नस्ता नाबूद ना कर दे, तो यहाँ पे ईरान आगे आने वाले दिनों में और काफ़ी एक तरीके से इंटेंसिटी के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकता है, और 60% से बहुत जल्द 90% के पास पहुँच जाएगा। और अगर जो ईरान ऐसा कर लेता है, तो इनके जो करीबी कंट्री है, क्योंकि सऊदी के साथ भी ईरान का बनता नहीं है दोस्तों यहाँ पे, तो सऊदी हो गया और भी एक तरीके से कतर वगैरह हो गया, वो सब भी चाहेंगे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह वो आ सके। तो एक तरीके से न्यूक्लियर रेस जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो सिचुएशन है वो एक तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और इसके वजह से यहाँ पे जो ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल सिक्योरिटी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ये केवल क्राइसिस अब नहीं रहा, अब एक तरीके से ग्लोबलाइज हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। और इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो इंडिया के अंदर भी पड़ने वाला है इन्फ्लेशन के रूप में यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो इकोनॉमी हमारी वो भी एक तरीके से चरमरा सकती है यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।